हाँ देखो, बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, इसको केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये कंसेप्ट केमिस्ट्री के हर ब्रांच पे अप्लाई होगा, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। अब जैसे कि हम लोग आयशर जी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन इंटरप्रेटेशन में आया था आयशर इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब पर मोल के लिए आ रहा था ना, तो मतलब मोल तो वहाँ भी आ गया। मतलब हर चैप्टर में, किसी भी चैप्टर तुम केमिस्ट्री का पढ़ोगे, हर चैप्टर में मोल का यूज़ होगा। फिजिकल में इसका ज़्यादा यूज़ है, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी इसका यूज़ है। तो इसलिए इसको कर दिया बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। मतलब ये मोल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर स्टडी कर सकते हो, कहीं से भी तुम शुरुआत कर सकते हो, लेकिन पहले मोल को समझना होगा। अब मोल एक छोटा सा हेडिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्या कि मोल है क्या, पहला मोल होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। और एक चीज़ और पता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना, केवल बात को समझना है। और जो हम तुमको समझाएंगे उस समझी बात को पकाना है। कैसे? क्वेश्चन लगाएंगे, जितना क्वेश्चन लगाते जाओ उतना पक्का होता जाएगा। ये इसमें साधना करनी है, बस हम तुमको साधन दे देंगे, मोल कंसेप्ट सिखा देंगे। उस सीखे हुए कंसेप्ट पर जितने क्वेश्चन लगाओगे, जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाओगे, उतना कंसेप्ट तुम्हारा पक्का होगा। और उसके लिए हम तुमको क्वेश्चन देते जाएंगे, क्वेश्चन बैंक देते जाएंगे, शीट देते जाएंगे, तुम लगा लगा के डिस्कस कराते जाओ। और शीट में ये जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका 1/3 हम लगाएंगे, बाकी 2/3 तुमको लगाना होगा। क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है ना, तो तुम कहीं बोर ना हो जाओ बीच रास्ते में जाके, इसलिए हम शीट का 1/3 हम लगा देंगे, बाकी 2/3 तुम लगाओगे। बोलो इतना तो करोगे ना? ठीक है, तो जो शीट तुमको दी जाएगी उसको घर पे तुमको प्रैक्टिस करना है। और जो तुम्हारा डाउट फंसेगा, जो तुमसे नहीं लगेगा, वो आके क्लास में हमसे लगवाओगे कि आप लगा के दिखाइए। ठीक है, हमको देखोगे, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। और फिर ट्राई करना, मतलब तब तक लगाते रहो जब तक लगने लगे न लगे। जब लगने लगे तब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्या टॉपिक है? सबसे पहले मोल होता क्या, ये हम जानेंगे। मोल को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मोल को एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है, उसको एक्सप्रेस करने के 4 तरीके हैं। तो उसको तुम नंबर से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, वेट से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, गैस है तो वॉल्यूम से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ये कोई आयन है तो चार्ज से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो? मोल का एक्सप्रेशन देखा जाएगा। हाँ, इसके बाद नंबर ऑफ मोल निकालना सीखेंगे। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, इसको निकालने के 5 फॉर्मूले तुमको रटना होगा, एकदम से जबान पे रटा होना चाहिए। क्योंकि रटा रहेगा तो फट से तुम अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे, सोचने की टाइम ही नहीं है वहां पर। नंबर ऑफ मोल निकालने के 5 फॉर्मूले बताएंगे। हाँ, इतना सीख लेने के बाद तुम्हारा क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा, हम शीट देना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, उसके बाद जहां तुमने इतना सीख लिया, फिर इस मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में। रिएक्शन के आधारित जो स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स है, उन रिएक्शन के ऊपर मोल को अप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम मोल को अप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम। स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जो कि रिएक्शन पर आधारित है, उस प्रॉब्लम पर हम इस मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, यदि मान लो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा जो रिएक्शन है बड़ा सिंपल सा है, आराम से बैलेंस हो जा रहा है, तो वहां तुम कंसेप्ट लगाओगे लिमिटिंग का। लिमिटिंग का कंसेप्ट लगा के उस बैलेंस रिएक्शन को इस मोल कंसेप्ट के द्वारा तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, यदि वो बैलेंस है तो। और यदि वो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब उसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करोगे पीओएसी के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और इसमें भी तुम इस मोल का सहारा लोगे, मतलब हर जगह मोल अप्लाई करेंगे हम, इसमें भी मोल अप्लाई करेंगे, इसमें भी मोल अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके पीओसी के द्वारा बिना बैलेंस किए बड़े बड़े प्रॉब्लम को 2 लाइन में सॉल्व कर लेंगे हम। और कंसेप्ट रहेगा पीओसी। फिर आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे गैस मिक्सचर के ऊपर। मान लो कोई अननोन गैस दे दी जाए, अब वो गैस पता नहीं कौन सी गैस है, अल्केन है, एल्कीन, एल्काइन, बहुत सारे अल्केन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन गैस हो सकती है। हो सकता है गैस का मिक्सचर तुमको दे दिया जाए और पूछे वो गैस कौन सी है, उस मिक्सचर में कौन कौन सी गैसेस हैं, उस गैसियस मिक्सचर को एनालाइज करना है, तो वहां भी हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करके एक मिक्सचर को एनालाइज कर लेंगे।
और उसको हम कहेंगे ईडियोमेट्री। क्या बोलेंगे? ईडियोमेट्री। इसका नाम है गैस मिक्सचर एनालिसिस। किसी गैसियस मिक्सचर को एनालाइज करना हो, समझो तुमको एयर दे दी गई, एयर। अब बताओ, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है ना, नॉर्मल गैसेस भी होती है। तो उस गैसेस मिक्सचर को एनालाइज करना, उसमें कितनी % नाइट्रोजन है, कितनी % ऑक्सीजन है, उस मिक्सचर को एनालाइज कर सकते हैं ईडियोमेट्री के द्वारा। और कंसेप्ट क्या लगाएंगे? इस पीयूसी और मोल को इसमें अप्लाई कर देंगे। बस इस कंसेप्ट को इसमें अप्लाई कर देंगे, मेरे क्वेश्चन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और देखो, ये जो प्रॉब्लम है तुम्हारे गैसेस स्टेट के चैप्टर में दिया है, तो जब तुम गैसेस स्टेट पढ़ोगे वहां तुम्हारे इसके प्रॉब्लम दी है, लेकिन हम प्रॉब्लम यही लगवा देंगे। और जब यही लगवाएंगे तो गैसेस स्टेट में इस टॉपिक को नहीं उठाएंगे, तो वहां हम गैस के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मोल वाले, हम यही लगवा देंगे इस जगह पर, और नाम होगा ईडियोमेट्री, गैस मिक्सचर एनालिसिस। अच्छा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जब हमने ये भी लगा लिया, फिर आगे बढ़ेंगे, इस मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालने में। कोई अननोन मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता करना है, तो हम निकाल सकते हैं मोल कंसेप्ट के द्वारा, और हेडिंग होगा मॉलिक्यूलर वेट। अब ये मॉलिक्यूलर वेट किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनिक का भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक बॉन्ड कोई एसिड है, कोई ऑर्गेनिक एसिड है या कोई ऑर्गेनिक बेस है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको पता करना है क्या है, वो हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करके निकाल सकते हैं, और हेडिंग देंगे मॉलिक्यूलर वेट। और किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना है, तो वो भी हम निकाल सकते हैं इस मोल कंसेप्ट के द्वारा। हाँ, हेडिंग होगा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है। और यदि हमको किसी एलिमेंट का परसेंटेज दे दिया जाए, कोई जैसे किसी कंपाउंड में इतना % कार्बन, इतना % हाइड्रोजन है, इतने % ऑक्सीजन है, तो पता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, निकाल सकते हैं मोल कंसेप्ट के द्वारा। ठीक है, क्या होगा हेडिंग? एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। इसके लिए हमको एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होगा, वो भी सिखाएंगे कैसे निकालना परसेंटेज कंपोजिशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितना % कार्बन है, कितने % ऑक्सीजन है, कितने % हाइड्रोजन है, ये परसेंटेज निकालना भी सिखाएंगे, और उसी परसेंटेज से हम उस एलिमेंट के द्वारा उसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेंगे, और यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे मोल कंसेप्ट को। मतलब इस कंसेप्ट को हम कई जगह अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मतलब मोल कंसेप्ट को एक छोटा पॉइंट मत समझना, एक बड़ा पॉइंट है, इसका यूज केमिस्ट्री में हर जगह पर है। बाकी तुम हर चैप्टर में काइनेटिक्स पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, गैस स्टेट पढ़ो, हर जगह तुम्हारा मोल का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर यूज ज्यादा है। हाँ बोलो, ये मेरा प्लान समझ में आ गया कि मोल में हमको क्या क्या पढ़ना है, मोल है क्या, मोल का एक्सप्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम पर, बैलेंस है तो और अनबैलेंस है तो, और किसी गैस मिक्सचर को एनालाइज करना हो तो ये, किसी का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो या एटॉमिक वेट निकालना हो या एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, सारे केस में हम अप्लाई करेंगे मोल कंसेप्ट। तो ये हमारा प्लान, और इस प्लान के तहत हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोल है क्या ये जाने, हेडिंग दो मोल। हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करो, एटॉमिक वेट में तुमको एक नई चीज और बताएंगे कि एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है। एवरेज एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट और मोलर मास में क्या फर्क होता है। एग्जाम में मान लो पूछ दिया एवरेज एटॉमिक वेट या केवल एटॉमिक वेट लिखा है, तो तुम एवरेज एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट में फर्क ही नहीं जानते हो, वही गलती कर दोगे। ठीक है, तो एटॉमिक वेट जब हम पढ़ाएंगे तो सारी बातों को डिस्टिंग्विश करेंगे। क्या क्या एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है, एवरेज एटॉमिक वेट, और दूसरा एटॉमिक वेट, और फिर मोलर वेट, मोलर मास, मोलर मास, मोलर एटॉमिक वेट, मोलर एटॉमिक वेट या मोलर मास, फर्क है। ठीक है, एटॉमिक वेट अलग है, एवरेज एटॉमिक वेट अलग है, मोलर एटॉमिक वेट अलग है। इन सबको डिस्टिंग्विश करेंगे यहां पर आके।
हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मोल क्या है पहले इसको जान लें। और देखो, इस केमिस्ट्री चैप्टर को तुम केमिस्ट्री का चैप्टर मत समझना, इस चैप्टर को ऐसे समझो कि तुम जैसे मार्केटिंग करना सीख रहे हो, दुकानदारी सीखना है तुमको दुकानदारी सीखना है। तो बताओ, दुकानदारी सीखने के लिए क्या चाहिए? तुमको रुपए पैसे का ज्ञान होना चाहिए। दर्जन क्या होता है, स्कोर क्या होता है, सैकड़ा किसको बोलते हैं, दर्जन कैसे निकालना, बताओ, सब बेसिक बात है, सब पता होनी चाहिए ना, बोलो। तो जैसे तुमको मार्केटिंग करना है, तुमको दुकानदारी सीखना है, तो दुकानदारी सीखते समय तुमको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, वो सारा ज्ञान इसमें चाहिए तुमको। ठीक है, इस चैप्टर को तुम मार्केटिंग की नज़र से देखो तो कोई फर्क नहीं है, सारी बातें मैच कर जाएगी। हाँ, बाकी तुम्हारे मार्केट में क्या मिलता है, कपड़ा मिलता है, खाना पीना मिलता है, कॉपी पेन मिलता है, ये सब मिलता है, लेकिन हमारे मार्केट में क्या मिलता है? हमारे मार्केट में एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, ये सब मिलता है। ये भी बहुत बड़ा मार्केट है। केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केटिंग को भी समझना होगा वैसे ही जैसे तुम्हारी मार्केट है, उसको इस नज़र से देखो तो कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। हाँ, अब तुमको हर चीज़ मार्केट में दिखाई देती, कपड़ा दिखाई देता है, खाना पीना सब दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई नहीं देता। उस अनदेखी चीज़ को हम दिखाएंगे तुमको, और दिखाएंगे तो जो चीज़ तुमको दिखने लगे उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो। जितना अप्लाई करोगे तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। बोलो, बात समझ में आई? और फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ रटना नहीं है, हर बात को समझना, जबकि इनऑर्गेनिक में जो रटना भी पड़ेगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन एविटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, साइज, ENC, ये सब याद करने की बात है ना, इसमें तो वो भी नहीं रटना, कुछ नहीं रटना फिजिकल में, केवल बात को समझना है। हम बात को समझाते जाएंगे और तुम समझी हुई बात को पकाते जाओ। कैसे? क्वेश्चन लगा के, और क्वेश्चन भी हम देंगे, क्वेश्चन के लिए तुमको दौड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी जिसको पहले से लगाना है, पहले से प्रैक्टिस करके बैठना, तो RCM ले लें। RC मुखर्जी ने क्वेश्चन बैंक अच्छा दिया है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी, लगाने के लिए पर्याप्त क्वेश्चन है उसमें। RC मुखर्जी, हाँ, RC मुखर्जी की में 490 रुपये की है, तो सीधा उसका PDF ले लो हमसे, फ्री में मिल जाएगा, आराम से PDF मिल जाएगा। PDF चाहिए तुम लोगों को? है तुम लोगों के पास? नहीं है तो PDF ले लो, मोबाइल में ले लो, सीधा उसी से लगाते रहो। कौन 500 रुपये खर्चा करेगा, बोलो? तो जिसको चाहिए वो राहुल से बोल देना, ठीक है? PDF ले लो, अपना आराम से बैठ के फिर लगाते रहना। लेकिन एक बैंक चाहिए, क्वेश्चन बैंक लगाने के लिए, तो RC मुखर्जी पर्याप्त है, उसमें सारी वैरायटी, और इसी क्रम में दिया, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी क्रम में दिया भी है, ठीक है? तुमको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम शीट देंगे, हम अपनी तरफ से हर एक टॉपिक का DPP बना के देते जाएंगे, तुम उसको लगाते जाओ और हमसे डिस्कस कराते जाओ, और हर शीट का 1/3 हम लगाएंगे, 2/3 तुमको लगाना है, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं। मोल कंसेप्ट। हाँ, मोल है क्या? मोल बोलते हैं किसको है? तो जब आप केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल से। जैसे मार्केट में हम कोई चीज़ की कीमत लगाते हैं, जैसे हमने रजिस्टर खरीदा, ये बैग खरीदा, ये पेन खरीदा, बताओ इसकी कीमत लगी होगी, बोलो? तो इसकी कीमत तुमने कैसे लगाई? रुपए और पैसे से। तो तुम कोई भी सामान खरीदोगे मार्केट से तो उसकी कीमत लगेगी ना, उसकी कीमत किस पे लगेगी? रुपए और पैसे से। तो हमारी केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ का अमाउंट हम एक्सप्रेस करेंगे रुपए पैसे से नहीं, मोल और मिली मोल से। वहाँ रुपया पैसा और हमारे केमिस्ट्री में लगेगा मोल और मिली मोल। नोट करो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल और मिली मोल। Amount of substance in chemistry expressed in terms of mole or millimole. Mole or millimole. और इसे बता दें, पूरे केमिस्ट्री में सबसे आसान पार्ट फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे आसान बोलो फिजिकल है। फिर कहोगे ये क्यों? जवाब इसलिए क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं है।
कुछ नहीं रटना। लेकिन ऑर्गेनिक में सबको याद करना पड़ेगा। कुछ रीजेंट है, ऑर्गेनिक में रीजन याद करने पड़ेंगे, क्या रीजन क्या काम करता है। इनऑर्गेनिक में कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। इसमें तो वो भी नहीं याद करना है, कुछ नहीं रटना। और जिसमें रटना ही नहीं है, मतलब जिसको तुम याद करते हो उसको भूलने का डर होता है। भाई इसको हमने याद किया तो भूलने का डर है, और उसी डर में सारी गड़बड़ी हो जाती है और वही डिफिकल्ट हो जाता है। तो जबकि इसमें याद ही नहीं करना है, रटना ही नहीं है, तो फिर भूलने का कोई डर है ही नहीं। तो बताइए सबसे आसान हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री का सबसे आसान पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें कुछ रटना नहीं, बस को केवल समझना है और समझाने वाला काम हम करेंगे। और जहाँ कोई बात न समझ में आए, बेहिचक हाथ उठा के क्लास को रोक दो और खड़े होकर बात करो कि हमने इसका मतलब नहीं समझा, हमको उसको दोबारा क्लियर कर समझा दीजिए फिर से। बोलो समझ में आया? जो कोई बात ना समझ में आए, बेहिचक हाथ उठा के बात करो। बात करोगे तुम सिखा देंगे। अब चुपचाप बैठे रहोगे, डरते रहोगे, सफोकेशन में रहोगे, डर लिहाज करोगे टीचर का, तब तो नहीं सीख पाओगे फिर तुम। तो सीखना है तो डर लिहाज निकालना होगा। कोई भी मन में क्वेश्चन उठ रहा है तो अपने को सप्रेस नहीं करो, बेहिचक बात करो। ठीक है, क्लास में नहीं बात कर सकते, नीचे ऑफिस में बात करो, लेकिन करो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा के जाओ। और जब सॉल्व हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो घर में क्वेश्चन लगेंगे ना फिर। बोलो अच्छा, मान लो हमने कंसेप्ट क्लियर भी कर दिया, तुमने समझ भी लिया, घर जाके सो गए, तब क्वेश्चन नहीं लगा है, क्योंकि तुम क्लास करने के बाद बहुत बड़ा काम कर लिए। जबकि क्लास करने के बाद घर जब पहुंचते तो वहां से काम शुरू होता है, वहां तो पढ़ाई शुरू होती है। और जब पढ़ाई का टाइम था तो तुम वहां सो गए कि बहुत थक गए, सवेरे 5 घंटा क्लास की है, सवेरे से लेके 4-5 बज गया। बोलो ऐसी गलती नहीं करना। घर में जाओ तो एनर्जी तुम्हारी बढ़नी चाहिए, बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए। यहाँ आने के बाद, यहाँ तुम आते हो बैटरी को चार्ज करने के लिए, सारी बैटरी है सब, इसको चार्ज करने के लिए यहाँ आते हो। जब बैटरी चार्ज हो जाए तो घर जाकर के फिर उसको यूज करो, ये नहीं कि जगह सुला दो जाके इसको। बोलो यदि सो गए तो समझो कि सब गिर करा के पानी फिर गया। अच्छा मानो सोए भी नहीं तो मोबाइल खोल के बैठ गया कि बहुत 5 घंटा पढ़ाई की, माथा भारी हो गया, थोड़ा मूड फ्रेश कर ले, अब लेके मोबाइल बैठे। अच्छा 10 मिनट बैठेंगे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, छोड़ ही नहीं रहे उसको, सब गया पानी में गया। ये गलती मत करना, ये मीठा जहर है मोबाइल, तुमको खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, इसलिए बच के रहना। और हम तो 20 चेक करेंगे, हम भी जो भी शीट देंगे उसका हिसाब लेते रहेंगे, ताकि पता चले कि तुमने घर क्या किया, कितना उस पर प्रैक्टिस किया। और जो प्रैक्टिस करेगा वो क्लास के अंदर झलकेगा, साफ साफ दिखाई देगा किसने वर्क किया है, पता चल जाएगा आपको। हाँ, तो हमने क्या बोला, केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल से। और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी हम कैसे दिखा सकते हैं? उसको नंबर में भी दिखा सकते हैं, वेट में भी क्वांटिटी दिखाई जा सकती है, गैस है तो वॉल्यूम से भी दिखाई जा सकती है, यदि कोई आयन है तो उसको चार्ज से भी दिखाई जा सकती है। क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। अब पता मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, मान लो हमको पेन खरीदना है, कॉपी खरीदना है, पता कॉपी दर्जन के हिसाब से मिलेगी, तो दर्जन के हिसाब से कॉपी मिलेगी। अच्छा तुमको चावल खरीदना, चावल तो चावल दर्जन के हिसाब से मिलेगा क्या? वो तो वेट के हिसाब से देगा। अच्छा गैस एजेंसी में जाओगे, तुम गैस खरीदना, तुमको एलपीजी गैस सिलेंडर, तो बताओ कैसे देगा? दर्जन के हिसाब से देगा, या तो वेट के हिसाब से देगा, या तो सिलेंडर के वॉल्यूम के हिसाब से भी देगा कि गैस का वॉल्यूम कितना है। बोलो है कि नहीं? अच्छा तुम बिजली का बिल जमा करने जाओगे पावर हाउस में, तो बताओ किस हिसाब से पैसा मांगे? किलो के हिसाब से पैसा मांगेगा, वो यूनिट के हिसाब से पैसा मांगेगा। बोलो है कि नहीं? तो मतलब क्वांटिटी को, अमाउंट को एक्सप्रेस करने का नंबर भी एक तरीका है, दर्जन, वेट भी तरीका है, किलोग्राम के मिलीग्राम, वो वेट से भी कर सकते हो, गैस है तो वॉल्यूम से दर्शा सकते हो, और कोई आयन है तो चार्ज से भी दर्शा सकते हो। तो अमाउंट को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं। मतलब हम नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, तो बताओ दर्जन, हमने बोला दर्जन, हमने कहा 1 दर्जन कॉपी, किसका मतलब समझ गए तुम? क्या समझा? 12 कॉपी। दर्जन का मतलब 12 होता है, तो 1 मोल हम कुछ भी बोल दें तो वो एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। 1 मोल कुछ भी बोल दे, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, कुछ भी बोल दे, 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर। और वो एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.023 10 का पावर 23।
मतलब एक मोल को यदि हम नंबर से एक्सप्रेस करना चाहें तो वो फिक्स नंबर होता है, उस फिक्स नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है। अच्छा, दर्जन बोलेंगे तो 12 हो जाएगा। अच्छा, स्कोर बोलेंगे तो हमने कहा 1 स्कोर 20, यदि स्कोर बोल दिया तो 20, और दर्जन बोल दिया तो 12, और सैकड़ा बोल दिया तो 100, है कि नहीं? ये सब तुमको पता है। अच्छा, दर्जन का बोलेंगे तो आगे नींद में भी रखो तब भी 12 बोलोगे, लेकिन एक मोल बोलेंगे कितनी संख्या है तो इसके लिए सोचोगे तुम, क्योंकि दर्जन तुम शुरू से बोलते चले आए हो ना, बोल बोल के पक गए एकदम से कि 12, लेकिन एक मोल बोलेंगे तो इस संख्या को बोलने में तुम जरा सोचोगे, टाइम ले लोगे, क्योंकि पक्का नहीं है, लेकिन इसको पक्का कर लो कि एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल। अब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एटम हो, चाहे वो कोई आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कोई कॉपी पेंसिल टेबल, कुछ भी हो। अच्छा, कुछ भी हो, लेकिन इस संख्या का इस्तेमाल हम जनरली छोटे पार्टिकल के लिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है। संख्या बड़ी होने की वजह से इस संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए ही किया जाता है, जैसे एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न कि टेबल, कॉपी, पेन, चेयर, इस सब के लिए नहीं। करने को तो तुम कर ही सकते हो, लेकिन करना उसके लिए है जिसकी जरूरत है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है तो इस बड़ी संख्या का इस्तेमाल छोटे पार्टिकल के लिए ही करना होगा। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब के लिए। बोलो, समझ में आया? तो दर्जन का मतलब पता है, तो इसका भी मतलब जान लो कि एक मोल एक फिक्स नंबर होता है, उस फिक्स नंबर को बोलता है एवोगाड्रो नंबर, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.023 10 का पावर, नोट करो नोट करो। देखो, केमिस्ट डिफाइन मोल इज द डेफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। केमिस्ट डिफाइन मोल इज द डेफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Chemist define mole is the definite number of particles. अब पार्टिकल्स क्या होगा केमिस्ट्री में? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी, ठीक है। डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिस डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड This definite number of particle is called Avogadro number. This definite number of particle, क्या बोलेंगे इसको? Avogadro number. This definite number of particle को क्या बोलेंगे? Avogadro number, जिसकी वैल्यू है सामने लिखा हुआ है 6.023 10 का पावर 23। अब देखो, इतनी बड़ी संख्या को बार बार लिखेंगे, बोलेंगे, टाइम लगेगा ना, तो इसके लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, NA कर देंगे हम। N का मतलब नंबर, A का मतलब एवोगाड्रो। ये संख्या किसने दी है? एवोगाड्रो ने, तो उसी के नाम पे इसको कहेंगे एवोगाड्रो नंबर। ठीक हो गया? एवोगाड्रो ने कैसे दे दी संख्या, कैसे दे दी? इसके लिए आएगा एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आएगा। एवोगाड्रो लॉ अलग है, हाइपोथेसिस अलग है, तो पहले एवोगाड्रो हाइपोथेसिस आएगा, उससे ये संख्या बताई जाएगी कि आखिरी संख्या आई कहाँ से। हालांकि हम इस सिंबल बता रहे हैं, इस पूरी संख्या का सिंबल क्या होगा? NA। तो हम कहीं भी NA लिख दें, इसका मतलब ये हो जाएगा। बोलो, तो इतनी बड़ी संख्या को बार बार बोलना लिखना है ना, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? NA। अच्छा, कई कई जगह N0 भी लिखा होगा। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, मतलब ये वैल्यू संख्या स्टैंडर्डाइज है, तो इसलिए उसको N0 भी कर सकते हैं। तो कहीं भी N0 या NA हमने लिखा है, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई एवोगाड्रो नंबर। देखो, मोल इज द कलेक्शन ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल is the collection of Avogadro number of particles. Mole is the collection of Avogadro number of particles. मोल क्या है? एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का कलेक्शन है, और वो एवोगाड्रो नंबर है 6.023 10 का पावर 23। अच्छा, मन में बात आएगी, आखिरी संख्या आई कहाँ से, निकाली कैसे गई?
ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया गया, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बड़ी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अब इस बड़ी संख्या का अंदाज हम कैसे लगाएं, आखिर कितनी बड़ी संख्या है। इस संख्या का अंदाज तुम ऐसे लगाओ कि यदि इस संख्या को तुम गिनना स्टार्ट करो, 6.02 20 10 23 को गिनना स्टार्ट करो, गिनने का रेट क्या होगा, एक काउंट एक सेकंड में। एक सेकंड में एक काउंटिंग करनी है तो इस पूरी संख्या को गिनने में कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे, साल, समय का मतलब साल। और गिनने का रेट क्या, एक काउंट एक सेकंड। एक सेकंड में एक काउंट करो तो पूरी संख्या को गिनने में कितने साल लगेंगे, तो 10 का पावर 16 ईयर आएंगे। मतलब ये संख्या बहुत बड़ी है। नोट करो, 1 मोल, 1 मोल, टेक 1 mole is the big number. 1 mole is the big number. It will take 1 mole is the big number. एक बड़ा नंबर है, 1 mole is the big number. It will take 10 to the power 16 year. 1 mole is the big number. It will take 10 to the power 16 year to count 1 mole. To count 1 mole, to count 1 mole at the rate of 1 count per second. To count 1 mole at the rate of 1 count per second. 1 काउंट पर सेकेंड। यदि एक सेकेंड में एक काउंटिंग करते हैं तो पूरी काउंटिंग करने में 10 का पावर